हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन एंड पूरी मेहनत के साथ आप अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई एम डॉक्टर शालू एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम। आप सब जानते हैं JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये जो एग्जाम है इसकी टेंटेटिव डेट जून मंथ की अनाउंस हुई है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई मंथ तक कंडक्ट भी हो जाएगा। सो इसी एग्जाम का एक कंपोनेंट है दैट इज जनरल साइंस, जो कि 10 मार्क्स का रहता है। उसे ही हम डिस्कस करेंगे और हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि ये जो कंपोनेंट है इसमें आप 10 आउट ऑफ 10 ले आए। आपने देखे ही होंगे कि रिसेंटली जितने भी एग्जाम JKSSB ने कंडक्ट कराए हैं उसमें उन्होंने पैटर्न बहुत बदल दिया है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट वाइज रहते हैं एंड कोशिश की जाती है कि एस्पिरेंट्स को जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया जाए। कंटेंट वही है बट उसे थोड़ा सा आप एक तरह से कह सकते हैं तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है ताकि आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो चेक किया जाए। फैक्चुअल अब उतना क्वेश्चन आपका पेपर जो है वो नहीं रह गया है, चाहे फिर वो आप जो भी रिसेंटली आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम हुए हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ हो, आपने वो सब देखे हो तो आपने ये अंदाजा लगा लिया कि नाउ इट इज ऑल अबाउट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। उसी पे बेस्ड रहता है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो जनरल साइंस वाला कंपोनेंट है जो कि 10 मार्क का पूछा जाता है उसमें हम 10 आउट ऑफ 10 जो है वो स्कोर करें। ठीक है, तो पहले जनरल साइंस की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या, जो हमारा पूरा जो ब्रेकडाउन है हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम का वो किस तरीके से। ठीक है, तो 120 मार्क का ये पेपर रहता है। इसमें आपके 30 मार्क्स का अकाउंट्स का पोर्शन एंड 30 मार्क्स का आपका जीके रहता है। ठीक है, देन जनरल इंग्लिश जो है वो 10 मार्क्स की है एंड देन स्टैट्स इज ऑफ 10 एंड देन मैथमेटिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स एंड फाइनली द जनरल साइंस। ठीक है, और जनरल साइंस के सिलेबस की अगर हम बात करें, ओके, सो हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ आवर साइंस सिलेबस। साइंस के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में, बायो रहती है, फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री रहती है, तो जो भी सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं उनको अगर हम इन तीनों सब्जेक्ट्स में डिवाइड करें तो वो इस तरह से है कुछ। बायो के पोर्शन में सबसे पहले हमारा जो है वो आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड हेल्थ। ऑल्दो वहां पे मेंशन किया गया आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन आ जाता है, तो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम उसे भी नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहला आपका रहेगा ओके, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड हेल्थ, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन रहेंगे। ठीक है, देन सेकंड इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो हमें ह्यूमन के कंटेक्स्ट में भी पढ़ना है एंड इट इज वी हैव टू रीड इट अबाउट प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है, प्लांट्स के कंटेक्स्ट में भी हमें इसे देखना है। देन आता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। विटामिन एंड मिनरल्स कंबाइन है तो उसमें जो डिसऑर्डर्स हैं वो सभी हमें डिटेल में पढ़ना है। कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, किस किस में पाए जाते हैं, उनके डिसऑर्डर से कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, किस तरह से उनको सही किया जा सकता है, इन सबको हमें डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। देन आता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन। इसमें पूछा गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। अब ये जो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पर है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड, मिनरल्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सो अब इसमें आप ये नहीं समझ सकते कि रेस्पिरेशन जो है वो हमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखनी है, प्लांट्स में, हमें प्लांट्स की कैटेगरी में भी पढ़ना है। ठीक है, ऑल्दो वहां पे क्लियर कट नहीं मेंशन करा है लेकिन स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द प्लांट्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ताकि हम वो जो 10 आउट ऑफ 10 वाला टारगेट है उसे अचीव कर सके। कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए जो हमने नहीं पढ़ी हो और जिसमें से क्वेश्चन आ जाए, है ना। आप अगर ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है ना, कम पढ़ेंगे तो आपको नुकसान। देन कम्स आपका जो इसमें ही आपके बायोलॉजी के कंपोनेंट में ही जो चीजें ऐड की गई हैं वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें है इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन, फूड वेब, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो जो जब हम जीके पढ़ते हैं उसका इन्वायरमेंट पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें हम
डिस्कस करते ही हैं तो वो सेम ही है, कुछ डिफरेंटली आपको इसमें नहीं समझ रहा है, वो सेम ही है। अगर सिर्फ बायो की बात करें तो उसमें यही हमारे पोर्शंस हैं, एक आपको न्यूट्रिशन, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, और प्लांट्स के अंदर जो वाटर, मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन है उसे अंडरस्टैंड। क्लियर? देन आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दो मेजर टॉपिक्स हैं, एक है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन से ही निकलती है केमिकल इक्वेशन। जितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं उन्हें दिखाने के लिए इक्वेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उतनी ही इक्वेशंस रहती हैं। तो वो कितने टाइप्स की हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। एंड देन कम्स द सेकेंड टॉपिक इज अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं और क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हमें इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए हम उसे इजीली हैंडल कर पाए। देन मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कंपोनेंट ऑफ जर्नल साइंस, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहले जो है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैकेनिक्स के कंटेक्स्ट में ये आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डिटेल में उसे समझना है हमें। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, उसकी अगर हम बात करें डेली लाइफ में किस तरह से एप्लीकेशन है, हमारे आसपास कौन कौन सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये जो न्यूटन्स लॉ है वो एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, देन कम्स काइनेमैटिक्स के रिलेशन में जो टॉपिक्स है वो है मास, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनसे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी आपके जो है कभी कभी बहुत ज्यादा ट्विस्टेड करके पूछे जाते हैं, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिना सॉल्व के भी डायरेक्टली आंसर में आप पहुंच सकते हैं। एंड देन कम्स योर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, पावर, वोल्टेज एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो फिजिक्स के आप एक तरह से कहें सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स है जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो ये है। तो जर्नल साइंस में इन्हीं टॉपिक्स में से टोटल 10 मार्क का पेपर हमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रेयरली रहती है, लेकिन अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करें तो मोस्ट प्रोबेबली हर एक टॉपिक में से 3 या किसी से 4 इतने क्वेश्चंस हमें आएंगे। और इनमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में आपने नहीं पढ़ा। ये सब आपका अप टू 10th स्टैंडर्ड का ही है। ठीक है, वहीं तक का ये जो साइंस है बहुत इन डेप्थ अगर आप कहें कि 11th 12th की, सो वो बहुत, क्योंकि जो बेस रहता है ना वो आपका 9th 10th में ही हो जाता है। 11th 12th में फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के टाइप में यही सारी चीजें बताई जाती हैं। अदरवाइज बेसिक इज अप टू 9 to 10। तो अगर आप उसकी एनसीईआरटीज को देखते हैं, इन टॉपिक्स को उनकी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, देन ऑल्सो यू कैन कंप्लीट मच ऑफ द सिलेबस। कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको जिनके लिए जो है ऑनलाइन थोड़ा और सर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑल द टॉपिक्स आर मेंशन्ड इन द एनसीईआरटीज, और बहुत डिटेल में उसमें दिया है, बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है, बहुत आसानी से उसे आप वहां से कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आई से कि 10 out of 10 आप उसमें से ले सकते हैं। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले टॉपिक से। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया जैसे कि बायोलॉजी जो कंपोनेंट है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड हेल्थ, है ना, जिसमें लिखा गया है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है और कितने तरीके का न्यूट्रिशन होता है उसमें, उसके बारे में बात की गई है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड आई हैव ट्राइड कि इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट बनता है वो मैं आपके पास लेके आऊं, ताकि अगर आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है आप उसे इजीली हैंडल कर पाए, इजीली उसको करेक्ट मार्क कर पाए। ठीक है, टारगेट हमारा है 10 out of 10 का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके सिलेबस को आपको पहले डिटेल में पढ़ना है और उसे ब्रेक डाउन करना है, एंड देन उसके सिलेबस के ईच टॉपिक को यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, तो सबसे पहले समझें कि न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करते हैं, फूड लेते हैं और उससे फिर अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को जनरेट करते हैं। ठीक है, उसे ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अब उसके अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अपनी बॉडी के बाहर उसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो सॉलिड कंपोनेंट को एज इट इज अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर वेरियस एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और उसे फिर सिंपलर फॉर्म में
ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन दे रिलीज द एनर्जी। पर मेन क्या है? मेन है कि फूड को इनटेक करना एंड उससे एनर्जी को रिलीज करना। दैट इज व्हाट न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, ठीक है, टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइजेस इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू रिपेयर। खाने को लेना और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करना, किसके लिए? ग्रोथ के लिए। उसके अंदर जो टिश्यू बन रहे हैं, चाहे नए बन रहे हैं चाहे जो बन चुके हैं, उनमें जो वियर एंड टियर आया है उनके रिपेयर के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए, इन तीनों चीजों के लिए उसे यूज किया जाता है। अब उस बेसिस पे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फूड को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, हम न्यूट्रिशन को वेरियस टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो न्यूट्रिशन इज बेसिकली फूड का लेना और उससे जनरेट करना एनर्जी को, ताकि ग्रोथ हो सके, मेटाबॉलिज्म हो सके एंड टिश्यू रिपेयर हो सके। अब किस तरह से वो फूड लिया जा रहा है, उस बेसिस पे हम न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं वेरियस टाइप्स में। ठीक, सो प्राइमरी मोड जो है, प्राइमरीली इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, अगर हम ब्रॉडली देखें न्यूट्रिशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो वर्ड को ही अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं, सपोज आपने ये नहीं पढ़ा है, सपोज, है ना, सो कभी कभी ऐसे हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो उस वक्त भी आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बहुत बार सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कभी अगर ऐसी टर्म आई है जिसके बारे में आपने नहीं सुना है, तो अगर आप उसे ब्रेक डाउन करते हैं, देन ऑल्सो यू कैन गेस एटलीस्ट, है ना, कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटो मीन्स खुद से। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज भी आपने सुना होगा, है ना, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो हमें डिजीज से बचाता है, वो हमारी ही बॉडी की ऑर्गन्स को मारने लगता है, खुद को खुद से मारना, ऑटो इम्यून। ठीक है, सो ऑटो का क्या मतलब होता है? खुद से बनाना। हेट्रो का क्या मतलब होता है? विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब है खाने को लेना और उसको यूटिलाइज करना फॉर द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अब उस खाने को किस तरह से ले रहे हैं? कुछ अपना खाना खुद से बना रहे हैं, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और कुछ जो है दूसरे आप एक तरह से कहें ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? वेरी मच क्लियर। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे। नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल आपको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी पूरी फूड चेन में, हमारे पूरे सिस्टम में वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो कौन है? दीज आर प्लांट्स। प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके वो अपना खाना बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक बार पढ़ते हैं। इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब ये चीजें आपको मालूम है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इससे बियॉन्ड नहीं हो सकता, यही है इसका मतलब। बट यही से क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी। अब आपके स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे इनऑर्गेनिक को हटा के ऑर्गेनिक कर दिया जाए, फिर आप कंफ्यूज हो जाए, आप उसे सही मार्क कर दे, क्योंकि हम हमेशा जब भी पढ़ते हैं हम स्किप कर जाते हैं कि हमें हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यही आता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब। ठीक है, और कुछ नहीं, आपको बहुत डीप या बहुत वाइड नहीं पढ़ना है, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसी को आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ईच स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। क्या है? मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी से क्या हो गया? सनलाइट हो गया, बाहर से मिल रही है, उसमें वो अपना खाना बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। ठीक है, नाउ ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी आ रही है, ये जो हमने कहा एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, ये कहां से आ रही है, उसके बेसिस पे भी हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
पहली है फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट। यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है जिसकी प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके जो है फूड जनरेट कर रहे हैं प्लांट्स के लिए, वो जो है एक्सटर्नल एनर्जी सनलाइट से आ रही है। ठीक है, सो उस तरीके के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स जो है एनर्जी का दैट इज सनलाइट। इसका एग्जांपल अगर आप बात करें, ग्रीन प्लांट्स हैं, अलगे हैं, साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगे भी कहते हैं। दीज आर द एग्जांपल जो एक्सटर्नल एनर्जी किसका यूज करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं एंड फाइनली जो है अपने लिए फूड जनरेट करते हैं। अगर इसकी हम इक्वेशन की बात करें, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट रिएक्ट्स विद, ये जो 12 और 6 की वैल्यू है, इट इज फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपके सिलेबस में जो केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस भी है ना, तो केमिकल इक्वेशन में हम बैलेंस करते हैं हर चीज को। जितना आपके लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें रहती हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, उतने ही आपके राइट हैंड साइड पे भी रहने चाहिए। सो इसीलिए ये नंबर 6, 12 जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है, व्हाट दे जनरेट, फाइनली दे जनरेट योर ग्लूकोज एंड देन फाइनली द ऑक्सीजन एंड वाटर। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 plus 6O2 and plus 6H2O. So this is a final reaction of your photoautotropic nutrition. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हो रहा है। ठीक है, प्लांट्स हमारे पूरे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, हम उनकी ग्रोथ के लिए उनको वाटर देते हैं और रेन से भी वो लेते हैं। देन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट वो उसे कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, एंड जनरेट करते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें जो एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स है दैट इज सनलाइट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फोटो ऑटोट्रॉपिक। क्लियर? देन सेकंड फॉर्म क्या है? ओके, सो ओके, नाउ फर्स्ट द साइट ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये कहां पर होता है? दिस अकर इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लास्टिड्स होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनेल्स। जैसे सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसी में से एक ऑर्गेनेल होता है प्लास्टिड्स, जिसमें से एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो आपके फ्लावर्स को जो है या प्लांट्स को जो है अलग अलग तरीके का कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें ये तो पता था कि हाँ प्लांट्स जो है सनलाइट के प्रेजेंस में जो है फूड जनरेट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं, बट कौन सी चीज क्या बनाती है? ठीक है, जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात आती है, जब क्वेश्चंस की बात आती है स्टेटमेंट बेस्ड, तो वो यहां से ड्राइव होते हैं। वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टू रिलीज ऑक्सीजन। तो वो जो हमने रिएक्शन देखी 6CO2 प्लस 12H2O, जिसने फाइनली लीड किया आपके ग्लूकोज को, एंड यहां पर हमारे एक ऑक्सीजन बना और फाइनली वाटर भी बना। ठीक है, C6H12O6, ठीक है, ये बना। सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा जो वाटर है, दिस वाटर इज गेटिंग स्प्लिट टू फॉर्म द ऑक्सीजन एंड इट इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये लाइट की प्रेजेंस भी होती है। दूसरा है व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट तो यहां पे ऑक्सीजन बना रहा है, दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या बना रहा है, इट इज रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे आ सकती है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यही दोनों इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यूज हो रहे हैं प्लांट से टू फॉर्म देयर फूड, है ना। अब क्या चीज क्या बना रही है, वाटर से बन रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है ग्लूकोज। वाटर से जो ऑक्सीजन बन रहा है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस अंधेरे में होती है, फोटोसिंथेसिस ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल, जिसका नाम है डार्क या कैल्विन साइकिल, बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके जो ग्लूकोज बनाया जाता है ना, उसमें जो एटीपी यूज होते हैं, उसमें जो एनर्जी यूज होती है वो डार्क भी यूज होती है। ऑल्दो वो एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ओनली, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ओनली, बट इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द डार्क ऑल्सो। ठीक है, उसके लिए सनलाइट की प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं है फॉर द रिडक्शन पर्पस।
ठीक है, तो कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है ग्लूकोज में, उसको रिड्यूस होने में चाहिए होती है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो है वो स्टोर होती है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। ठीक है, और वो एनर्जी आपकी लाइट से ही आ रही है, बट व्हेन दे आर स्टोर्ड, फिर वो आप ड्यूरिंग द लाइट या ड्यूरिंग द डार्क प्लांट कभी भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो वो यूज उसे करता है ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, सन नहीं है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैल्विन साइकिल या डार्क साइकिल। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, पहला पॉइंट कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो चेंज होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जो कि बेसिकली हमारे प्लांट्स करते हैं। ठीक है, इसमें जो वाटर है वो आपका ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फाइनली रिड्यूस होती है टू द ग्लूकोज, एंड दैट टू इन अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्लियर है, और इस रिएक्शन को भी आप ध्यान में रखें। ठीक, देन ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ये जो एक्सटर्नल एनर्जी आ रही है प्लांट्स के लिए, जिसकी प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल एनर्जी या तो सनलाइट से आ रही है तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक हो गया, या फिर इट इज अ कीमो ऑटोट्रॉपिक। यहाँ अभी भी ऑटोट्रॉपिक है, खुद का न्यूट्रिशन खुद से बना रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, बट जो सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी है नाउ इट इज नॉट सनलाइट, इट इज कीमो। क्या है, ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक अमोनिया, नाइट्रेट्स और हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ यूजिंग सनलाइट। अब वो सनलाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो अपना फूड, वो अपनी एनर्जी कहां से निकाल रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल से, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्राइट्स हो गया और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करते, खुद का खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन किसका इस्तेमाल करके, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का। आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का सुना होगा, है ना, और जो नाइट्रोजन है उसको फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सब जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं अपने न्यूट्रिशन को रिलीज करने के लिए। एग्जाम्पल्स की बात करें, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एंड सल्फर बैक्टर। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है, नाइट्रोजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट ये बैक्टीरियाज आते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो बेसिकली इनको सनलाइट की जरूरत नहीं है, ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना न्यूट्रिशन जनरेट करने के लिए, खुद ही कर रहे हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ऑटोट्रॉपिक। और क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कीमो ऑटोट्रॉपिक। एक्सटर्नल एनर्जी की जगह पे दे आर यूजिंग व्हाट, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। क्लियर है, सो दिस इज अवर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑफ टू टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक। सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है। सो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड डिपेंडेंट। अब देखिए इसमें यहां से आपको जो टर्म्स है उनको उठाना होता है और दिमाग में रखना होता है, जहां से क्वेश्चन डिराइव हो सकता है। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो वो डायरेक्टली ऑटोट्रॉपिक है ना, हर्बीवोरस को आप देखें, हर्बीवोरस क्या कर रहे हैं, हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, तो दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द उन ऑर्गेनिजम्स पे तो जो ऑटोट्रॉपिक है। इनडायरेक्टली इसमें आप कार्निवोरस को ले सकते हैं, कार्निवोरस किनको खा रहे, हर्बीवोरस को खा रहे, और हर्बीवोरस के सर्वाइवल के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, प्लांट्स जरूरी है, और प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक है ना। सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड एंड दे डिपेंडेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप्स। या तो डायरेक्टली उस पर डिपेंड है या फिर किसी के थ्रू, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, लाइक हर्बीवोरस आर डायरेक्टली डिपेंडेंट एंड कार्निवोरस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। This mode is divided into three major categories on the basis of source and method of food intake. तो किस तरह से ये अपना खाना ले रहे हैं, किस मेथड से ये अपना फूड का इंटेक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इन्हें तीन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। देखते हैं वो कौन से तीन पार्ट्स हैं। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन है, उसे कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन।
वी कैन नॉट प्रिपेयर अवर ओन फूड। प्रिपेयर का मतलब कुकिंग से नहीं है, हम अपना खाना खुद से कुक करते हैं, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे मतलब है अपना खाना खुद से बनाना, ठीक है, हम वो कुक कर रहे हैं, वो अलग है। अगर सब्जियां नहीं होंगी तो हम क्या कुक करके खाएंगे, ठीक है। तो सब्जियां जो हैं, सब्जियां ग्रो क्यों हो पाती है, हम तो सिर्फ उन्हें पानी ही देते हैं ना, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, है ना, वो खुद से करते हैं, ग्लूकोज जनरेट करते हैं एंड देन दे ग्रो इन साइज, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो सॉलिड लिक्विड मटेरियल, जो आउटर वर्ल्ड से जो है, ये सॉलिड या लिक्विड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और अपनी बॉडी में फिर कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिससे वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट होता है और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को जनरेट करता है। देखिए, अगर हम अपने बॉडी के अंदर सेल्स की बात करें तो क्या हमारा सेल डायरेक्टली उन चीजों को इस्तेमाल कर सकता है एनर्जी जनरेट करने के लिए जो हम खाते हैं? जैसे हमने एप्पल लिया तो क्या एज इट इज एप्पल यूज होगा सेल? हमारे कार्डियक सेल या न्यूरॉन सेल जो है, नर्व सेल्स जो है, मसल सेल जो है, क्या वो एज इट इज एप्पल को यूज कर लेंगे, है ना? या हमने कोई कार्बोहाइड्रेट्स लिए तो क्या वो एज इट इज यूज कर लेंगे? नहीं, हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, आइदर इन अ लिक्विड फॉर्म और अ सॉलिड फॉर्म, हमारी बॉडी में वो जाता है। हमारी बॉडी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के एंजाइम्स जो है वो जनरेट होते हैं और वो उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। सो जैसे प्रोटीन जो है, जो हम लेते हैं, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट जो हम लेते हैं, है ना, लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फाइनली जो कार्ब्स हम लेते हैं वो सिंपल ग्लूकोज फॉर्म में जो है कन्वर्ट होते हैं, एंड देन अवर सेल्स, अवर बॉडी सेल्स जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द जनरेट ऑफ एनर्जी, एंड हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। सो इस तरीके के न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहते हैं। सिर्फ सारे के सारे हम ह्यूमन बींग्स ही इस टाइप के न्यूट्रिशन में नहीं आते, बल्कि जो हायर आपके कार्निवोरस है वो भी इसी तरीके के न्यूट्रिशन में आते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को लेते हैं, दूसरे जानवरों को वो खा रहे हैं। अगर आप स्कैवेंजर्स की बात करें, हैव यू हर्ड अबाउट स्कैवेंजर्स? ठीक है, स्कैवेंजर्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, है ना, तो वो डेड एनिमल्स को एज इट इज इंटेक करते हैं, ठीक है, तो वो भी होलोजोइक में ही आते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल लेते हैं, ठीक है, एज इट इज एनिमल को उन्होंने खाया और उसके अंदर फिर बॉडी के अंदर ही वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज आप याद रखेंगे, अभी हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स में, फिर आपको तब ये चीज बताऊंगी, आप स्कैवेंजर्स को ध्यान में रखिएगा उस समय। ओके, नाउ जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, सॉलिड या लिक्विड, वो 5 स्टेजेस से पास होता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो 5 स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहला इंजेशन, मैंने जैसे आपको बताया, आप वर्ड को ब्रेक करिए, ठीक है, इन यानी कि आना, जेशन मतलब जाना, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर। इंजेशन खाने का हमारी बॉडी के अंदर हमें लेना, ठीक है, हम खाना उठाते हैं और मुंह के अंदर डाल देते हैं, दैट इज जस्ट कॉल्ड इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। देन आता है आपका डाइजेशन, वो खाना जो आपने लिया मुंह के अंदर, अब वो फाइनली डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। देन एब्जॉर्प्शन, वो जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, अब वो हमारे एलिमेंट्री कनाल से, खाना हम जब खाते हैं तो वो हमारे मुंह से, हमारे इसोफेगस से, हमारे स्टमक से, है ना, इस तरह से पास होता है एंड फाइनली जो वेस्ट है वो निकल जाता है। तो वो ब्लड में कैसे जाता है? तो वो जो सिंपलर फूड है उसका हमारे एलिमेंट्री कनाल से ब्लड में जाना, उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे ये किस तरह से जाता है, विल डिस्कस ऑल अबाउट इट, बट आप ये ध्यान रखिए कि इंजेशन मतलब खाने का मुंह के अंदर लेना, इनटेक, डाइजेशन उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, एंड एब्जॉर्प्शन इज उस सिंपलर फॉर्म का ब्लड में जाना। एसिमिलेशन इज कि जब वो ब्लड में चला गया तो उसका यूटिलाइजेशन होना बाय द बॉडी सेल। अब वो ब्लड में चला गया, वो सिंपलर फूड, सिंपलर फॉर्म ब्लड के थ्रू वो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में पहुंचा, हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन में, मसल्स में, है ना, अलग अलग लंग्स में, अलग अलग जगह पे, और अब वहां के सेल्स ने उसे यूटिलाइज किया फॉर देयर ओन फंक्शन, है ना, कार्डियक सेल्स बीट कर रहे हैं, नर्व सेल्स जो है थिंकिंग और जो भी हमारा मेंटल प्रोसेस कर रहे हैं, मसल सेल्स हमारी एक्टिविटी में हेल्प करें, सो वो सब में उन्होंने यूटिलाइज किया, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो रिमेनिंग अनयूज्ड मटेरियल है वो हमारी बॉडी से वॉश आउट या फ्लश आउट यू कैन से हो जाता है, उसको कहते हैं इजेशन। सो दीज आर द 5 स्टेप्स जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होते हैं, क्लियर है?
अब ऑन द बेसिस ऑफ होलोजोइक, अब यहां से आपका स्टेटमेंट कैसे बन सकता है? जैसे आपको पूछा जाए क्या हर्बीवोर और होलोजोइक न्यूट्रिशन है, आप कंफ्यूज होंगे। हर्बीवोरस तो ठीक है, हेटेरोटॉपिक तो है, पर क्या होलोजोइक है? क्यों नहीं है होलोजोइक? सिंपल समझिए, होलोजोइक का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड को खाना, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड, और फिर वो पेट में जाके पचेगा, पेट में जाके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जो हर्बीवोरस एनिमल है, आपकी गाय बकरी जो भी आसपास आप देखते हैं, वो मुंह के अंदर पचाते हैं उसे, है ना, पेट के अंदर उनकी डाइजेशन होती है। वो बाहर तो एज इट इज उसको पत्तों को, जो भी प्लांट्स हैं, है ना, उनको एज इट इज खा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खा रहे हैं, दैट इज अ होलोजोइक प्लांट ईटर्स। देन कम्स आपका कार्निवोरस, देन कम्स ऑमनिवोरस, एंड देन डेट्रीवोर, जो आप डेट्रीवोर ही आपके जो है स्कैवेंजर्स भी होते हैं, जो कि डेड जो एनिमल्स है उनको फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करते हैं। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो हेटेरोटॉपिक में ही आती है। तो हेटेरोटॉपिक का एक फॉर्म आ गया होलोजोइक, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक कर रहे हैं और उसको फिर हम सिंपलर फॉर्म में जो है बॉडी के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है। नाउ एक सेकेंड फॉर्म ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड नहीं बना रहे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सो नाउ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होती है? इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। नाउ यहां पे आपको एक चीज समझनी है, मैंने जब आपको स्कैवेंजर बताया, स्कैवेंजर भी किस पे फीड करते हैं? डेड एंड डिके। स्कैवेंजर का एग्जांपल क्या हो गया आपका? वल्चर, वल्चर गिद्ध, दिखे ना आपने, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, है ना। सो वो भी डेड एंड डिके एनिमल्स को खा रहे हैं। सेप्रोफाइट में भी क्या हो रहा है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में भी क्या हो रहा है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खा रहे हैं। पर इनमें एक डिफरेंस है, स्कैवेंजर कभी भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में नहीं आते, स्कैवेंजर हमेशा होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। क्यों? अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, चीजें आपने पढ़ी हैं, आपको सेप्रोफाइटिक भी पता है, होलोजोइक भी पता है, पर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे क्यों नहीं, स्कैवेंजर्स तो डेड एंड डिके खा रहे हैं, वो क्यों नहीं सेप्रोफाइटिक में आ रहे? समझिए, होलोजोइक का मतलब होता है, उसमें सिंपल बात है कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को लिया जा रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो डेड है, लाइव है, डजंट मैटर, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया जा रहा है और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। स्कैवेंजर भी वैसे करते हैं। वल्चर को देखो, वल्चर मरे हुए जानवरों को एज इट इज खाती है और उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है बॉडी में। बट सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं हो रहा, उसमें क्या हो रहा है? They release digestive enzyme outside their bodies onto the substrate. वो मरे हुए जो मटेरियल है उनके आसपास एक्सटर्नली उन पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर रहे हैं। जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो अपनी बॉडी से उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फूड को खा नहीं रहे हैं, उसे अपनी बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर रहे। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द होलोजोइक एंड सेप्रोफाइट्स, ठीक है। होलोजोइक में अगर आप देखें, हम हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स आर नॉन वेजिटेरियंस, है ना, तो वो भी तो मरे हुए जानवर खा रहे हैं ना, पका के खा रहे हैं, बट खा रहे हैं ना। सो बट होलोजोइक कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको हम बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। सेप्रोफाइट में क्या हो रहा है? बॉडी के बाहर सबस्ट्रेट, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपलर लिक्विड्स, जो कि देन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, व्हिच आर देन एब्जॉर्ब। दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इस तरह से आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्कैवेंजर्स, और स्कैवेंजर आपका होलोजोइक में आता है क्योंकि उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या एग्जांपल है? फंजाई, ठीक है, जैसे मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड्स हो गया, और बहुत सारे बैक्टीरियाज, ठीक है। और इकोलॉजिकल रोल्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप स्कैवेंजर्स की बात करें, चाहे आप सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें, दोनों ही हमारे वातावरण के लिए, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि डेड मटेरियल्स को जो है डिकम्पोज करेंगे, उन्हें रिमूव करेंगे, अदरवाइज ये डेड मटेरियल हमारे जो एयर को है वो बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं। इवन आपने सुना होगा कि वल्चर्स को कहा जाता है इन्वायरमेंटल क्लीनर का काम करते हैं, है ना। और वल्चर्स जो हैं दे आर नेवर एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज। मरे हुए जानवरों को बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, डॉग्स, कैट्स, है ना, मरे हुए जानवरों को बहुत सारे खाते हैं, बट अगर उस मरे हुए जानवर को कोई डिजीज है तो ऑल दीज एनिमल्स विल एक्ट एज अ कैरियर,
डॉग अगर उसे खाएगा या उसे कैट अगर खाएगी तो वो कैरियर की तरह एक्ट करेंगे, वो किसी और को बाइट करेंगे तो दे विल ट्रांसफर द डिजीज। बट वल्चर जो है ना वो उसे एंड करते हैं, उसे एज इट इज जो है एनिमल को जो है वो खाते हैं और उसको उसकी जो डिजीज है दैट विल एंड दे विल नॉट एक्ट एज अ कैरियर, दे विल नॉट ट्रांसफर द डिजीज। दैट्स वाई वल्चर की जो स्पीशीज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इकोलॉजिकल बैलेंस। और रिसेंटली उनकी जो आप एक तरह से कहें पॉपुलेशन है बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज जो है न्यूज में आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, जो कि हमारे लिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन है दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, और वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसे कहा जाता है होस्ट, और जो डिपेंडेंट है उसे कहा जाता है पैरासाइट। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसे किल कर देगा होस्ट को, इस प्रोसेस में, इस न्यूट्रिशन में होस्ट हमेशा किल नहीं होता है, हाँ, लेकिन उसे कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो हमेशा होता है। So organism derive their food from the body of another living organism which is called as a host. तो host क्या हो गया, जिससे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, और जो ले रहा है उसे क्या कहेंगे, पैरासाइट। ठीक है, एंड विदाउट किलिंग इट इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि होस्ट से जब उसने न्यूट्रिशन लिया तो होस्ट उसी वक्त मर जाएगा, इमीडिएटली इट इज नॉट गेटिंग किल्ड, ऑफन कॉजिंग हार्म और डिजीज। जैसे हमें भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं तो उसी वक्त डेथ नहीं होती, हाँ डिजीज जरूर हो जाती है, बॉडी में इंपैक्ट जरूर होता है। दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो एंड एंडो। एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल, एंडो का मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, एक्टो पैरासाइट्स एंड एंडो पैरासाइट। एक्टो मींस जो आउटर सरफेस पे रह रहे हैं, एंडो मींस जो हमारी जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं। एग्जांपल्स की बात करें, दीज आर प्लास्मोडियम, टेपवर्म्स, राउंडवर्म्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडो पैरासाइट्स। और एक्टो पैरासाइट्स की बात करें जो बाहर रहते हैं, जिसमें आपके पास लीचेस, लाइस, स्टिक्स है ना, और कस्क्यूटा, these are the example of ectoparasites. This is a third form of heterotrophic nutrition which is parasitic nutrition. Clear? So one was holozoic, second was parasite, or second was saprophyte, and third was parasitic nutrition. So nutrition go on the basis of कि खुद से वो खाना प्रिपेयर करते हैं या फूड अपना प्रिपेयर करते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, हम उनको ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक में डिवाइड करते हैं।